हाय फ्रेंड्स। अभी का जो टॉपिक है मेरा दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशन। अब सेंटर स्टेट रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो पहले देखिए, वैसे अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ पे जो सब्जेक्ट में ले रहा हूँ दैट इज़ ए लेजिस्लेटिव रिलेशन। इसके बाद मैं फाइनेंशियल लूँगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लूँगा, बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिलेशन है। फिर इंटर स्टेट काउंसिल कब बनेगा वो पूरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जनरल काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव रिलेशन के साथ। अब आप बोलेंगे कि क्या इसके ऊपर मैंने कभी डिस्कस नहीं किया है। देखिए, जब मैंने पार्लियामेंट का टॉपिक लिया था तो वहाँ पे एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है कि लाइक ऑन विच सब्जेक्ट, ऑन विच मैटर्स पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट लिस्ट। एक ऐसा वीडियो है मेरा, आप प्लेलिस्ट में, इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर इंडियन पॉलिटी को जब हम पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम पढ़ते हैं तो इंटरलिंक करके जब हम पढ़ेंगे ना, पार्लियामेंट के अंदर भी अब पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ना कनेक्शन बिल्ड करिए कि अच्छा ये तो टॉपिक सेंटर स्टेट रिलेशन में भी है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था उस टाइम पे कि जब मैं सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ाऊंगा तो वापस से उन चीज़ों के ऊपर मैं फोकस करूंगा। तो ये एक एडवांटेज होता है हम पॉलिटी को इंटर रिलेट करने का। और एक हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा से मेरी रहेगी, जब भी आप ये सब चीज़ें पढ़ें एक काम करिए, एक बेयर एक्ट जो है, बेयर एक्ट जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रॉपर आर्टिकल्स जो लिखे हुए हैं एज इट इज़, उसको अपने पास रखिए। लक्ष्मीकांत तो आप रखते ही रखते हैं, आई अंडरस्टैंड कि आप पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत को फॉलो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में अगर आप बेयर एक्ट भी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपका जो ना एक अलग लेवल पे आप जाएंगे। सही बताऊं तो आपको मैं माइनर डिटेल के साथ आप पढ़ेंगे, क्योंकि लक्ष्मीकांत में एक ऐसा है कि उन्होंने स्टोरी फॉर्म में दे रखा है। उन्होंने कहीं ये नहीं मेंशन किया कि दिस इज द आर्टिकल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप बेयर एक्ट रखिए, साथ में आर्टिकल के साथ मैच करते रहिए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिए और मेरे साथ सुन भी लीजिए, पूरी तरह आपका कवर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन कौन से आर्टिकल, कौन से पार्ट में मेंशन है। पार्ट 11। ओके, पार्ट 11 में मेंशन है यहाँ पे। और यहाँ पे 3 एक्सपेक्ट पे हम बात करते हैं। पहले लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसे यहाँ पे दोनों सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर होता है। पहला आर्टिकल नंबर 246। आर्टिकल नंबर 246 अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 7th शेड्यूल का भी पार्ट है। 7th शेड्यूल में आपने सुना होगा यूनियन लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट आती है और कॉन्करेंट लिस्ट आती है, जैसे 3 लिस्ट आती है 7th शेड्यूल में। दैट इज मेंशन इन द आर्टिकल नंबर 246। अब भाई किस में कौन लॉ बना सकता है उसको देखते हैं। इसके अंदर यूनियन लिस्ट आता है जिसके अंदर 99 सब्जेक्ट है। अब यूनियन लिस्ट के ऊपर कौन लॉ बनाएगा, हु विल मेक द लॉ। यहां पे एक्सक्लूसिव पावर है। एक्सक्लूसिव पावर किसको है, यूनियन को है। दैट इज सेंटर को यहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर है कि उसके ऊपर लॉ बना सके। यहाँ पे स्टेट का कोई हक नहीं है कि उनको इंटरफेयर करे। अब पहली बात है, स्टेट हमारे यहाँ पे देखिए हमको क्वाजाई फेडरल बोलते हैं। इंडिया इज अ क्वाजाई फेडरल। इसका मतलब यह है कि जो टिल्ट है, जो इंक्लिनेशन है, वो यहाँ पे सेंटर की तरफ है। अब आपको समझेगा अभी बहुत जगहों पे, अब यहीं पे आपको समझा दूंगा वो चीज। ओके, 99 सब्जेक्ट इस टाइम पे है। अगला यहाँ पे स्टेट लिस्ट है, दैट इज 61 सब्जेक्ट। अब यहाँ पे इसके ऊपर लॉ, अब इसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा, देखिए एक्सक्लूसिव राइट तो यहाँ पे स्टेट का है, पूरा स्टेट यहाँ पे लॉ बनाएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत टाइम पे ऐसे कुछ 5 या 6 कंडीशंस हैं, स्पेशली 5 कंडीशन है, अगर वो इंप्लीमेंट हो जाती है, वो अगर वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस टाइम पे सेंटर स्टेट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है बिना स्टेट से पूछे हुए। तो इतनी पावर यहाँ पे सेंटर को है। तो मैं बोल रहा था ना कि आपको यहाँ पे क्वाजाई फेडरल वाला रिलेशन है हमारा, क्वाजाई फेडरल हम बोलते हैं अपने आप को। तो दैट्स व्हाई वी आर टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, और कॉन्करेंट लिस्ट में देखिए यहाँ पे भी स्टेट को एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, यहाँ पे दोनों को पावर है, बोथ, दैट इज सेंटर एंड द स्टेट बोथ कैन फॉर्म द लॉ, बोथ कैन मेक द लॉ। तो आर्टिकल 246 में तीनों आते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और यहां पे आपको दिमाग में रखना है कि दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। ओके, और एक और बात, चलिए एक और साथ ही साथ बात आपको कनेक्ट करते हुए चलता हूं मैं। अगर कभी भी पार्लियामेंट को 7th शेड्यूल को बदलना है, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर पार्लियामेंट चाहती है कि 7th शेड्यूल में कोई भी चेंजेस करना उन्हें, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन से आर्टिकल के अधीन आता है, 368 के अंदर आता है। और 368 के अंदर अगर आप 7th शेड्यूल के अंदर बदलाव करते हैं तो आपको किस टाइप का बदलाव करना पड़ेगा, किस टाइप की मेजोरिटी के साथ आपको पास करना पड़ेगा, आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करना पड़ेगा, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का आपको क्या चाहिए, मतलब रेटिफाई करना पड़ेगा, रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा। तो इस टाइप का बदलाव है वो। बिकॉज अगर 7th शेड्यूल में कोई भी बदलाव करते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है वहां पे स्टेट की परमिशन लगेगी, बिकॉज 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट आती है। तो जहां पे भी आप फेडरल फीचर में थोड़ा सा भी
अदल बदल करने की कोशिश करेंगे वहां पे आपको स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, हाफ ऑफ द स्टेट की परमिशन आपको लगेगी। हमारे पास टोटल 28 स्टेट है, तो एटलीस्ट 15 स्टेट उसको हाँ बोलने चाहिए, हाफ प्लस वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक और बात, जब कभी भी कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन कभी भी कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात आती है, अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो किसका लॉ प्रिवेल होगा, किसकी लॉ की ज्यादा मान्यता है, सेंटर की लॉ की। ठीक है। एक और बात, अगर सेंटर ने ऑलरेडी लॉ बना रखा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना रखा है, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट उसको बाईपास कर सकता है क्या? यहां पे स्टेट गवर्नमेंट उसको बाईपास नहीं कर सकता। स्टेट गवर्नमेंट को अगर बाईपास करने की कोशिश करेगा स्टेट गवर्नमेंट, तो गवर्नर साहब क्या करेंगे, गवर्नर साहब उस बिल को रिजर्व कर देंगे अंडर आर्टिकल नंबर 200। सिंपल सी बात है, करेक्ट। वही तो बात है कि यहाँ पे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा, सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक है रेसिड्यूरी पावर। देखिए, जब हम 1935 एक्ट की बात करते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो उसके अंदर हम बात करते हैं रेसिड्यूरी पावर वहां पे थी। और रेसिड्यूरी पावर वहां पे किसको दे रखी थी, गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय को, बोलिए आप, वाइसरॉय को यहाँ पे दे रखी थी। ओके, तो सेम उसी तरह से जो एक्सक्लूसिव पावर है, दैट इज पार्लियामेंट के पास ही है रेसिड्यूरी पावर। जैसे वो सब्जेक्ट हैं जो तीनों लिस्ट में कहीं भी कवर नहीं है, तो दैट्स वाई ऑल दोज सब्जेक्ट्स आर द पार्ट ऑफ द लाइक, जब इन फ्यूचर भी आते हैं अगर, तो पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बनाएगा और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट माने जाएंगे। ओके, जैसे कि साइबर लॉ, इंटरनेट रेगुलेशन, स्पेस रिसर्च, बीच में ओटीटी आया था। अब ओटीटी भी थोड़ी पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ओटीटी को थोड़ी रखा हुआ था कहीं पे। ओके, ओटीटी रेगुलेशंस हो गए। तो इन सच केस अभी एआई के ऊपर बात हो रही है, तो ऐसे जो भी अगर एआई के ऊपर अगर कोई लॉ बनता है, हमारे यहाँ पे आईटी के ऊपर कोई लॉ बनता है, ठीक है, तो उस वो सब किस में आएगा, दैट इज ए रेसिड्यूरी। ओके, चलिए अगला, सिचुएशन वेयर पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट। पहला देखिएगा आर्टिकल 249, कोई ऐसा नेशनल इंटरेस्ट का अगर मुद्दा है और उसके ऊपर और वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में मेंशन है, तो राज्यसभा को पावर है, यहाँ पे राज्यसभा को थोड़ी यहाँ पे स्पेशल पावर है अंडर आर्टिकल नंबर 249। ये तो मैं तीसरी या चौथी बार कवर कर रहा हूँ आपके साथ में। तो राज्यसभा को यहाँ पे स्पेशल पावर है। जब मैंने एक और वीडियो बना रखा है पावर ऑफ लोकसभा वर्सेस पावर ऑफ राज्यसभा, उसमें भी देखिएगा मैंने ये टॉपिक को कवर किया है। यहाँ पे राज्यसभा को एक स्पेशल पावर इस आर्टिकल के थ्रू मिलती है, दैट राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करेगा बाय 2/3 मेजोरिटी, बाय 2/3 मेजोरिटी। और ये राज्यसभा को ही अधिकार है, लोकसभा को नहीं है। लोकसभा इसको इनिशिएट नहीं कर सकता, ये राज्यसभा ही इनिशिएट करेगा इसको। और उन्हें लगता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है और इसके ऊपर पार्लियामेंट ने लॉ बनाना चाहिए, तो राज्यसभा विल गोइंग टू इनिशिएट। तो यहां पे राज्यसभा को स्पेशल पावर है। ओके, और लेकिन एक बात है, यहां पे एक कंडीशन है कि जो लॉ बनाएंगे दैट लॉ विल इंप्लीमेंट 1 ईयर एट ए टाइम। 1 ईयर एट ए टाइम मतलब अगर आपने एक लॉ बनाया, सपोज करिए आज का डेट है 5 तारीख, तो अगले साल तक रहेगा, उसके बाद वापस से उसको आपको पास करना पड़ेगा। तो 1 ईयर एट ए टाइम का, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड। वही है कि एक्सटेंड होता रहेगा हर साल अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए, ये आर्टिकल 249 में मेंशन है, दैट इज ए स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। ओके, अब राज्यसभा को क्यों पावर दी आपको बताता हूं मैं, क्योंकि राज्यसभा के अंदर जो लोग आते हैं, राज्यसभा के अंदर जो एमपी हैं, दे आर फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दे इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट्स व्हाई राज्यसभा हैज दैट स्पेशल पावर। ओके, चलिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 250 में मेंशन है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अधीन है, आर्टिकल 352। अगर आर्टिकल 352 के अनुसार नेशनल इमरजेंसी लग जाती है ऑन द वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, इन तीनों में से किसी भी बेसिस पे लगती है उस टाइम पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी पावर है कि राज्य के मुद्दों पे उस यहाँ पे लॉ बना सकती है। ठीक है, और अब यहां पे हो जाता है, अम्बेडकर साहब ने क्या बोला है, आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग हम इमरजेंसी अगर आती है तो हम ये समझिए आप कि अब बहुत रेयर कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया भी एक है, इंडिया ही, पहले इंडिया को रेफरेंस मान के चलता हूं मैं, कि जहां पे बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, एक यूनिटरी फीचर में आ सकते हैं। मतलब पावर किसके पास है, पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी सेंटर के पास। तो वैसे केस में क्या होगा, वैसे केस में स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर भी कौन लॉ बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो दैट इज मेंशन इन द आर्टिकल नंबर 250 कि नेशनल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन अगर आती है तो सेंटर को पूरी पावर दी जाती है, दैट दे कैन मेक द लॉ। बट वैसे लॉ 6 महीने तक रहेंगे, उसके बाद
हटा दिए जाएंगे, सिंपल सी बात है। 6 महीने क्यों, मतलब 6 महीने तक रहेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि जैसी इमरजेंसी खत्म होती है उसके नेक्स्ट 6 मंथ तक रहेंगे, उसके बाद वो ऑपरेट नहीं होंगे, उसके बाद वो ऑपरेट नहीं होंगे, क्योंकि 6 मंथ में होता है कि नेक्स्ट इलेक्शन कराए जाते हैं। ओके, और वो जो लॉ बनाए जा रहे हैं वो तब तक ही वैलिड रहते हैं जब तक इमरजेंसी लगी हुई है, उसके बाद नहीं। वो 6 महीने का एक्सटेंडेड पीरियड है कि उस केस में अगर इलेक्शन कराने की जरूरत पड़ती है और वट एवर प्रोसेस दैट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस या लेजिस्लेटिव प्रोसेस जरूरत पड़ती है तो उसमें लिए जा सके, अदरवाइज आफ्टर 6 मंथ दैट लॉज दोज लॉज जो बने हैं वो ऑपरेट नहीं होंगे। चलिए, आर्टिकल 252 ये एक स्पेशल केस है। वैसे इस केस में अगर खुद राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य अगर पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लिए लॉ बनाइए, आप हमारे लिए लॉ बनाइए, अब स्टेट रिक्वेस्ट कर रहा है तो स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर ही रिक्वेस्ट करेगा, तो उस केस में कौन लॉ बनाएगा? उस केस में पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। लेकिन क्या पूरे 28 राज्यों के लिए बनाएंगे? नहीं, सिर्फ उन्हीं राज्यों के लिए बनाएगी जिन राज्यों ने डिमांड किया है, सिंपल सी बात है। ओके, सच लॉ अप्लाइज ओनली टू द कंसेंटिंग स्टेट्स बट कैन बी अडॉप्टेड बाय द अदर लेटर। बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहां पे एक बात और, क्या यहां पे बाद में जैसे समझ लो लॉ बन गया, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, इसको अगर रिपील करने की बात आएगी, क्या स्टेट गवर्नमेंट उसको रिपील कर सकती है? क्या वो जो 2 या 2 से अधिक स्टेटों ने जो रिक्वेस्ट किया था, मान के चलते हैं महाराष्ट्र ने और कर्नाटका ने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे लिए लॉ बनाओ, आप लॉ बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्या इसको रिपील कर सकती है महाराष्ट्र और कर्नाटक की गवर्नमेंट? नहीं रिपील कर सकती है, क्योंकि लॉ बनाने की अथॉरिटी किसको दी थी आपने? पार्लियामेंट को। सो पार्लियामेंट हैज अ फुल पावर टू अमेंड द लॉ और रिपील द लॉ, सिंपल एज दैट। रिपील मतलब उसको कैंसिल करना, उसको खत्म करना, टर्मिनेट करना, या फिर अमेंड करना मतलब उसके अंदर बदलाव लाना। तो सिंपल सी बात है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर अथॉरिटी दे रहे हो आपके सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने के लिए, कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर, तो ये बात ध्यान रखिए कि आपकी पावर वहां पे चली जाती है। अब उस पर्टिकुलर लॉ के ऊपर पूरी पावर आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, चलिए, और ये भी एक अलग केस है भाई, 253, दैट इंटरनेशनल एग्रीमेंट को आपको अगर इंपोज करना है। अब इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी क्या? नहीं करेगी। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सो इन सच के अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो स्टेट लिस्ट में आता है, बट टू कंप्लाई विथ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट वो यहाँ पे लॉ बना सकते हैं। क्या उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत है? उन्हें बिल्कुल पूछने की जरूरत नहीं है। दे कैन फॉर्म द लॉ, करेक्ट। जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे इन्होंने कर रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखी है ऑन द पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट। तो एक तरह से आप देख रहे हैं, एक तरह से देख रहे हैं कि इन फ्यूचर कभी भी जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि यार इसके ऊपर लॉ बनाना है, तो इंटरनेशनल ट्रीटीज का या फिर एग्रीमेंट का या फिर किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन का वो हवाला देके लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद देख रहे हैं कि जो टिल्ट है वो हर बार हमें देखने को मिल रहा है कि सेंटर की तरफ झुक रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स काफी कम हो रही हैं। ठीक है, चलिए अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 356, अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रहे आपको, एक बात आपको ध्यान रखने के लिए है यहाँ पे कि पार्लियामेंट जब लॉ बनाती है यहाँ पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, तो लॉ आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, दैट लॉ कैन बी कंटिन्यू फर्दर एज वेल। अब वो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को पूरा अधिकार है कि जब वहां पे स्टेट मशीनरी रिस्टोर हो जाएगी तो उस लॉ को अमेंड करना चाहे या रिपील करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन यहां पे आर्टिकल 252 के अकॉर्डिंग यहां पे पार्लियामेंट ने अगर लॉ बना दिया तो उस राज्य की अधिकार जो है उस पर्टिकुलर लॉ के ऊपर खत्म हो जाते हैं। अब पार्लियामेंट ही उस लॉ को बदलेगा, उस पार्लियामेंट उस लॉ को खत्म करेगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ऐसा नहीं है। आप समझ लो 1 साल के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट, सपोज महाराष्ट्र में लाया गया है प्रेसिडेंट रूल, और 1 साल के लिए लॉ बनाया पार्लियामेंट ने। अब वहां पे 1 साल के बाद स्टेट मशीनरी वापस से रिस्टोर हो गई, अब उनको लग रहा है कि लॉ हमें नहीं चाहिए, सो दे कैन रिपील इट, दे कैन अमेंड इट, जो करना चाहे कर सकते हैं, उनके ऊपर उनका पूरा अधिकार है, वो चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है गवर्नर रूल के टाइम पे, गवर्नर के टाइम पे, प्रेसिडेंट के टाइम पे, ये हमने डिस्कस कर रखा है कि जो कोई बिल है स्टेट का उसको रिजर्व कर सकता है गवर्नर अंडर आर्टिकल नंबर 200। ठीक है, गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन स्टेट बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। ओके, अब प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट उसको एसेंट दे। अब देखिए ये वाला जो आर्टिकल है ये 200 के अंदर आता है, और प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है, प्रेसिडेंट उसके साथ क्या करेगा, वो आता है 201 के अंदर। ठीक है,
प्रेसिडेंट में गिव एसेंट टू द बिल, विथहोल्ड मतलब रिजेक्ट कर देना, रिटर्न करना। अगर मनी बिल है तो रिटर्न नहीं करेंगे। मनी बिल के साथ एक बहुत अच्छी बात है, आप कहीं का भी लो, स्टेट का लो, सेंटर का लो, आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं एट एनी कॉस्ट। आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, रिटर्न नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे विथहोल्ड वर्ड इज गिव रेफरेंस टू द रिजेक्ट ओनली। ठीक है, चलिए। अगर यहाँ पे आपने अगर इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखा होगा फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला, तो उसके अंदर भी अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, तो उस टाइम पे भी कोई मनी बिल अगर है तो उसको गवर्नर रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कोई भी बिल अगर मनी से रिलेटेड है, तो आपको पता है इमरजेंसी के टाइम पे तो स्टेट की ऑटोनॉमी ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाती है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्पेशल आर्टिकल भी हैं, आर्टिकल 256 और आर्टिकल 257, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट्स को पार्लियामेंट डायरेक्शन दे सकता है कि आप हमारे हिसाब से काम करिए। आप पार्लियामेंट जो हमारे डायरेक्शन है उस हिसाब से आप काम करिए। अगर देखिए नहीं करेंगे, अगर मान के चलते नहीं करेंगे, तो यहां पे एक अनदर आर्टिकल इवोक होता है, दैट इज आर्टिकल नंबर 365, जो ये कहता है कि राज्य सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम नहीं किया, एंड आर्टिकल 365 के हिसाब से फिर क्या जाएगा, दैट लेड टू द 356 प्रेसिडेंट रूल। तो देखिए कैसे इंटरकनेक्टेड है चीजें। ठीक है, ये बात यहां पे पूरी जाती है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हमें देखने को मिलेंगे जहां पे सेंटर के डायरेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और सेंटर के डायरेक्शन के हिसाब से अगर स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करती है, इट विल इवोक आर्टिकल 365, जो ये बोलता है कि सेंटर हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द लाइक डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, ये बात बोली गई है सीधा। अगर नहीं करता है, दैट कैन लेड टू द फेलियर ऑफ द स्टेट मशीनरी, और जो बोल सकते हैं आप वहां पे, एंड इट विल इवोक आर्टिकल 356। ठीक है, चलिए, ये बात है यहाँ पे। अभी वही पर्पस है, इंफॉर्मेटिव रहे यहाँ पे। अब कोई मैटर है डिफेंस का, कम्युनिकेशन का, फॉरेन अफेयर का, तो उसको अगर इंप्लीमेंट करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये ना हो कि स्टेट उसके अंदर ना परेशान करे, कुछ अपने हिसाब से बोले कि नहीं हम नहीं चाहते हैं। कुछ स्टेट तो ये बोलते हैं कि मिलिट्री ने कोई अगर ऑपरेशन कर रखा है तो उसका प्रूफ मांग लेते हैं। कुछ तो स्टेट ऐसे भी है हमारे यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे सेंटर को थोड़ी ज़्यादा पावर दी गई है। ओके, और बैलेंस करने के लिए, बट मोर और लेस ये है कि इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए यहाँ पे दिया गया है। थोड़ा सा हमारी जैसी कंट्री में सेंटर को ज़्यादा पावर होनी भी चाहिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं। देखिए, स्टेट लेजिस्लेटिव मैटर में कितने लिस्ट है भाई, कितने सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट में, 99, स्टेट में 61 है, कॉन्करेंट में 52। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं यार, भरोसा नहीं, मैं बोल नहीं सकता बिल्कुल, क्योंकि स्टेट पीसेस वाले क्वेश्चन आजकल इस लेवल पे भी आते हैं कि बताइए कितने नंबर ऑफ वहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक कि 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कितने सब्जेक्ट आपने यूनियन लिस्ट से स्टेट लिस्ट में डाले थे, ये सब भी क्वेश्चन आजकल लोग पूछ लेते हैं, तो भरोसा नहीं कर सकते। वी नीड टू प्रिपेयर ऑल दिस थिंग्स। ओके, क्या क्या आता है सेंट्रल लिस्ट में, डिफेंस आता है, फॉरेन अफेयर आता है, रेलवे आता है, बैंकिंग आता है, यहाँ पे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, प्रिजन्स, ये सब आते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाते हैं। यूनियन के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर, और यहाँ पे दोनों बना सकते हैं। इन द केस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट किसके पास ज़्यादा पावर है, यहाँ पे पावर आती है सेंटर के पास। इस पूरा का पूरा जो डेटा है वो आर्टिकल 246 के डिफरेंट क्लॉजेज में मेंशन है। चलिए, यहाँ पे तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, यहाँ पे स्टेट के लॉ ही प्रिवेल करेंगे, बिकॉज स्टेट, लेकिन यहाँ पे स्टेट अगर कोशिश करता है कि सेंटर को बाईपास करे तो उसको रिजर्व कर लिया जाता है अंडर आर्टिकल 200। सेंट्रल लॉ प्रिवेल इन केस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। चलिए, रेसिडुअरी पावर किसके पास है, आर्टिकल 248 में रेसिडुअरी पावर मेंशन है, किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, यहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर है उसकी। ठीक है, आगे कब कब लॉ बना सकता है पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर, देखिए अब यहाँ पे चीजें मेंशन है। 249 के अंदर, 250 के अंदर नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, 252 के अंदर जब रिक्वेस्ट करे, 253 के अंदर जब इंटरनेशनल ट्रीटी करना है, इंटरनेशनल ट्रीटी को इंपोज करना है, और आर्टिकल 356 के अंदर। अब देखिए, इसका रिकैप करने के लिए आप ना एक बार खुद से लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मेरे को तो रट गया है पूरी चीजें, लेकिन एक आपको करना पड़ेगा, एक दो बार लिखना पड़ेगा इसको। आर्टिकल 200, गवर्नर कैन रिजर्व द बिल। आर्टिकल 256 और आर्टिकल 257 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को ऑन द पार्लियामेंट्री लॉज, या फिर अदर डायरेक्शन दे सकती है टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, या मैकेनिज्म कुछ और काम के लिए, रेलवे के लिए, हाईवेज के लिए, बहुत सारी चीज़ें के लिए सेंटर डायरेक्शन दे सकती है टू द स्टेट गवर्नमेंट, एंड स्टेट को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो कौन सा आर्टिकल इवोक होगा, 365, और 365 के बाद कौन सा इवोक होता है, 356। ये कनेक्शन ऐसा। होपफुली आपको पसंद आया वीडियो। ठीक है, या उसको एक बार देख सकते हैं, और इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे हर एक PDF शेयर करता हूँ।
प्लीज़ ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं और पढ़ते रहिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।